शादी के मंडप में आरती सजी धजी दुल्हन के रूप में बैठी हुई है। अचानक एक महंगी कार से नीलिमा उतरती है और सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। नीलिमा जी, आपने तो कहा था कि मेरी बेटियों की शादी के लिए दहेज जुटाना मुश्किल होगा, लेकिन आज देखिए, भगवान की कृपा से मेरी बेटी अमीर घर की बहू बन रही है। ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी शादी? नीलिमा की आंखों में हैरानी है, सुमन की आंखों में गर्व और आरती के चेहरे पर एक मंद मुस्कान। 1 महीने पहले सुमन अपने छोटे से घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ रोटी बना रही है। आरती बेटा, थोड़ा पानी देना, तेरे पापा की दवाई का वक्त हो गया है। हाँ माँ, और सुनिए, कल से मैं अपने काम पर जाऊंगी। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बेटे, मैं कल से काम पर जाऊंगा। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है और तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचना है बेटा। देखो कैसे खास रहे हैं और काम की बात करते हैं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। वैसे भी पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी कर लूंगी। होटल रॉयल पैलेस में वेटर की जॉब मिली है। अगली सुबह सुमन अपनी मालकिन नीलिमा के घर काम करने पहुंचती है। नीलिमा के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। आ गई तुम? सुनो, कल से जल्दी आना। बेटे की शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं मेरे। पता है दहेज में क्या क्या दे रहे हैं लड़की वाले? 1 बंगला, 2 गाड़ियाँ और ना जाने क्या क्या। बहुत अच्छा है मालकिन, भगवान आपकी बेटे घर बसाए। तुम्हारी 3 बेटियां? कैसे शादी करवाओगी? दहेज तो दूर, शादी का खर्चा भी मुश्किल होगा। शाम को सुमन घर लौटती है और उसकी आंखें अभी भी नम है। घर पहुंचते ही वो रमेश को बेहोश पड़ा देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आरती, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ। माँ, बाबूजी उठिए। रमेश को होश आता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कल से काम पर मैं जाऊंगा। बस कीजिए बाबूजी, अब कोई बहस नहीं। आप आराम करेंगे और मैं कल से काम पर जाऊंगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। लेकिन बेटी, तू अकेले कैसे? माँ, आपने हमें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं भी नहीं पड़ूंगी, मैं सब कर लूंगी। अगली सुबह आरती होटल रॉयल पैलेस पहुंचती है। ये एक बड़ा और शानदार होटल है। पहला दिन है तुम्हारा, और याद रखना, यहाँ पे कोई भी गलती ना बर्दाश्त नहीं की जाती। और हाँ, ग्राहक ना भगवान का रूप होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करना। जी मैम, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। आरती होटल में काम करते हुए ग्राहकों की भद्दी टिप्पणियां सुनती है, लेकिन वो अपनी मर्यादा और काम को प्राथमिकता देती है। अरे वाह, नई लड़की है, क्या बात है। मुझे तो खाना आज बहुत अच्छा लगा यहाँ का। सर, आपका खाना कुछ और चाहिए तो बताइए। ये क्या बदतमीजी है? मेरे सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। बुलाओ अपने मैनेजर को अभी के अभी। क्या किया ये तुमने? हाँ, पहले दिन ही आते इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर इसके बाद तुमने दोबारा से कोई भी गलती की ना, तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। सॉरी मैम, मैं अभी साफ कर देती हूँ। और मैम, आपके लिए नया कॉफी और एक्स्ट्रा मिठाई मुफ्त में। आरती संभल जाती है। शाम को एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा की मदद करती है, जिनके घुटनों में दर्द होता है। बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के युवा अपने में ही मगन रहते हैं। अरे नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरी माँ की उम्र की हैं। ये देखकर सुमित्रा का बेटा राहुल और उसके पिता विजय बहुत ही प्रभावित होते हैं। देखा कितनी संस्कारी है। हाँ पिताजी, ऐसे लोग और ऐसे संस्कार कहाँ ही आजकल देखने को मिलते हैं। कुछ समय बाद होटल के मालिक विजय आरती के काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दे देते हैं। अच्छा काम कर रही हो तुम, आज से तुम सीनियर वेटर हो। धन्यवाद सर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। घर पर रमेश की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होती है। सुमन काम पर जाते हुए नीलिमा के तानों का जवाब अब हंसकर देती है।
सुना है तेरी बेटी होटल में काम करती है। लोग क्या कहेंगे, कुंवारी लड़की और होटल में काम। हाँ मालकिन, मेरी बेटी मेहनत कर कर अपना और अपने परिवार का सम्मान बचा रही है। लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा ये है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। एक दिन राहुल जानबूझकर आरती के सेक्शन में आता है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम आरती है। आरती, बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा। थैंक यू सर। आप क्या लेंगे? तुम्हारा परिवार, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? आरती को ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो संक्षेप में बताती है। मेरे पिताजी बीमार है, माँ दूसरों के घरों में काम करती है और 2 छोटी बहनें हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं तुमसे ना फिर मिलूंगा। एक दिन सुमित्रा, विजय और राहुल सुमन के घर आते हैं। सुमन हैरान रह जाती है। आप लोग यहाँ? जी, हम आपकी बेटी आरती के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्या? लेकिन आप तो। हाँ बेटी, हम होटल रॉयल पैलेस के मालिक हैं। आरती ने अपने संस्कारों और मेहनत से हमारे तो दिल ही जीत लिए। आंटी जी, मैं आरती से प्यार करता हूँ और उसकी मेहनत, उसका स्वाभिमान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसे शादी करके पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहता हूँ। रमेश और सुमन आपस में देखते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। लेकिन हम दहेज नहीं दे पाएंगे भाई साहब। दहेज? हमें आपकी बेटी से बेहतर कोई दहेज नहीं चाहिए। आरती जैसी बहू पाना ही हमारे लिए सौभाग्य है। आरती घर आती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। आप सब यहाँ? आरती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या जीवन भर मेरा हाथ थामोगी? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो क्या तुम शादी करोगी मुझसे? ये अचानक, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेटी, ये होटल के मालिक हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन माँ, आप लोग मुझे अनजान लोगों से शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे ना? बेटी, हम तुम्हें समय देंगे। हम जानते हैं कि ये अचानक हुआ है। आरती, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हें जितना समय लेना है तुम ले सकती हो। कुछ दिन बाद आरती और राहुल की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद नीलिमा भी अन्य मेहमानों के साथ आती है। शादी के मंडप में आरती सजी धजी दुल्हन के रूप में बैठी थी। अचानक एक महंगी कार से नीलिमा उतरती है और सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। नीलिमा जी, आपने तो कहा था मेरी बेटी की शादी के लिए दहेज जुटाना मुश्किल होगा। आज देखिए, भगवान की कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है। ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी शादी? दहेज नहीं दिया हमने, बस अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। मेहनत और ईमानदारी का फल मिला है हमें। नीलिमा जी, आप सुमन जी की मालकिन हैं। आरती की माँ ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज एक बेटी हमारे घर आ रही है और जल्द ही इनकी दूसरी बेटियों के लिए भी अच्छे रिश्ते आएंगे। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। कोई बात नहीं नीलिमा जी, अच्छा हुआ आप आई। आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी की नई शुरुआत हो रही है। शादी संपन्न होती है और आरती विदा होते वक्त अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, आपकी मेहनत रंग लाई। अब मैं आपकी और बाबूजी की देखभाल करूंगी। मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई और शादी का इंतजाम होगा। बेटा, तू अपने ससुराल में खुश रही हो, मेरी बस यही दुआ है। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। सुमन और रमेश गर्व से अपनी बेटी को नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगमगाती है। आपकी दूसरी बेटियों की शिक्षा और शादी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी भी बेटियां हैं। अब आप जैसे लोग हैं दुनिया में, तभी तो दुनिया में अच्छाई जिंदा है। आरती और राहुल की विदाई के साथ ये कहानी समाप्त होती है, एक नई शुरुआत का संदेश देते हुए। मेहनत, ईमानदारी और संस्कार के मूल्य दहेज से कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। गीतिका और कंचन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। गीतिका अपने कॉलेज टाइम से ही श्रवण नाम के एक लड़के को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन प्यार और रिश्तों के मामले में गीतिका से बिल्कुल अपोजिट थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से बोलती है, कंचन, मैं और श्रवण शादी कर रहे हैं। तुझे पता है, हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया और वो मान भी गए हैं। कितनी खुशी की बात है ना? इसमें क्या खुशी की बात है गीतिका?
मैंने तुझे कितनी बार समझाया यार, ये शादी के रिश्ते मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। शादी बस एक दुनिया को दिखाने वाला पाखंड होता है। अरे कोई सुख नहीं है। किसी के साथ 7 फेरे लेने से अच्छा है कि हम अकेले रह ले, हम उसी में खुश हो जाएंगे। कंचन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे शादी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? आखिर तेरे मम्मी पापा की शादी हुई तभी तो तू इस दुनिया में आई है ना। उन्होंने करी वो गलती, फिर मैं क्यों करूं? मुझे शादी के नाम से सख्त नफरत है। शादी करना यानी अपने हाथों से खुद की जिंदगी को बर्बाद करना। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अकेले भी तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। किसी न किसी के साथ की जरूरत तो होती ही है। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। तू खुश है ना, तो बस खुश रह और अपने से मतलब रख। लेकिन मुझे ये शादी वादी के रिश्ते मत बता और ना ही मुझे इनका ज्ञान दे। कंचन की बात सुनकर गीतिका उसे कुछ नहीं कहती। कुछ ही समय बाद गीतिका की श्रवण से शादी हो जाती है। अब कंचन का गीतिका से मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर कंचन की माँ मिताली उससे बोलती है, कंचन बेटा, अब तो गीतिका की भी शादी हो गई है, तू भी शादी कर ले। शादी के कितने फायदे हैं बेटा। तेरा परिवार होगा, तेरा खुद का घर होगा, तेरे बच्चे होंगे। बच्चे नहीं हुए तो अनाथ आश्रम से ले आऊंगी, लेकिन प्लीज माँ, मुझे ये शादी के लिए मत बोलो। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर बेटा, ऐसे तू कब तक अकेली रहेगी? तेरी ये शादी ना करने वाली जो जिद है ना, वो बहुत गलत है बेटा। भगवान ने आदमी और औरत को बनाया ही इसलिए है ताकि किसी एक नए रिश्ते को जन्म दे सके। मुझे नहीं देना किसी नए रिश्ते को जन्म। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। मुझे किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और प्लीज मुझे किसी चीज की नसीहत देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कंचन अपने कमरे में चली जाती है। जो कोई भी कंचन को शादी के बारे में समझाने की कोशिश करता, कंचन उसे तीखे बोल बोलकर उसका मुंह ही बंद करवा दिया करती थी, जिस वजह से कंचन अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों से काफी दूर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन को अपने घर खाने पर बुलाती है, जहां पहुंचकर कंचन देखती है कि गीतिका का पति उसके साथ किचन में उसकी हेल्प करवा रहा है। ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। तभी गीतिका बोलती है, क्या सोच रही है तू? तू भी शादी कर लेना, फिर तेरे जीजू की तरह तुझे भी कोई किचन में हेल्प करा करेगा। अगर हेल्प की बात है तो मैं नौकर रख लूंगी। पति करने की क्या जरूरत है उसके लिए? अरे साली साहिबा, नाराज क्यों होती हो? और तुम गीतिका, क्यों कंचन को शादी के लिए बोल रही हो? छोड़ो, जब उसे इस बात में यकीन ही नहीं है तो उसे क्यों ही समझा रही हो? जीजू सही बोल रहे हैं, तू इस बात को नहीं समझी, लेकिन वो समझ गए। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और खाना खाते हैं। कुछ देर बाद कंचन अपने घर चली जाती है, जहाँ गीतिका अपनी लव मैरिज से बेहद खुश थी। वहीं कंचन अकेली सारा दिन या तो लोगों से लड़ाई करती रहती थी या खुद में ही उलझी रहा करती थी, जिसके चलते धीरे धीरे कंचन का स्वभाव बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ा होने लगा था। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से मिलने के लिए आती है और बोलती है, क्या बात है कंचन, तू इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी है? कुछ बात है? बोल। अपने दिल की बात अपने दोस्त से नहीं करेगी तो किससे कहेगी? तेरे जैसे होते हैं क्या दोस्त? तूने तो चुन लिया अपना रास्ता शादी करके। तो मेरी सच्ची दोस्त होती ना तो तू भी मेरे साथ रहती, ऐसे शादी नहीं करती। तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है यार, सब बदल जाते हैं, जैसे कि तू बदल गई। तुझे तो मेरी याद आती नहीं है, लेकिन मैं तुझे याद करती हूँ। मुझे एक बात बताना, अगर तेरी शादी हो गई तो तू क्या मुझे पीठ दिखा देगी? इसलिए ना मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी करने से लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, जो पहले से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कंचन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुझे खुद को देखना चाहिए। अकेले रहने की तेरी जिद ने तुझे क्या से क्या बना दिया है। अगर आज तूने शादी की होती, तेरे जीवन में कोई होता, तो कम से कम तू ऐसे अकेले घुटना नहीं पड़ता। और जो तू ये कहती है ना कि शादी करना भी शाप है, सच तो ये है कि तू लोगों को देखकर जलती है। मेरी जिंदगी में प्यार है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शादी कर लेने से जिंदगी नहीं बदल जाती है। शादी के बाद एक औरत की जिंदगी होती ही क्या है? सारा दिन सास ससुर की सेवा करो, पति का खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, रिश्तेदारों को देखो, बस इनके अलावा उनकी जिंदगी में होता ही क्या है? होती है, बहुत होती है। जब दिल दुखता है ना और कोई दिखता नहीं है, तब पति ही सहारा बनकर तुम्हें गले लगा लेता है। जैसे मायके में एक पिता अपनी बेटी के ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसी तरह ससुराल में भी पति अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा रहता है। शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, निभाने वाला होना चाहिए, और हर मैरिज तो सक्सेसफुल हो ही जाती है।
अगर निभाने वाला हो तो। इतना कहकर गीतिका वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है और कंचन की दोस्ती में आई दरार की वजह से अब उन दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। गीतिका माँ बन जाती है और इसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वहीं दूसरी तरफ कंचन अपने घर वालों से लड़कर घर छोड़ देती है। अब उसके पास न रहने का ठिकाना था, न पेट भरने के लिए पैसा था, जिसके चलते वो छोटी मोटी नौकरियां करके एक किराए के कमरे में अकेली रहकर गुजारा कर रही होती है। ऐसे ही एक दिन जब गीतिका श्रवण और अपने बच्चे के साथ बाजार जाती है, तभी उसकी नजर बाजार में घूम रही कंचन पर जाती है और गीतिका उसके पास जाकर बोलती है, कंचन कैसी है तू और यहाँ क्या कर रही है? पर ये तेरा हाल कैसे हो रखा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं यहाँ बस ऐसे ही घूम रही थी। मैं तो यहाँ अपने पति और बच्चे के साथ आई थी। सुनिए जी, यहाँ आइए ना। अरे कंचन, कितने टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह देखो हमारा बेटा। बच्चे, मासी को हाय बोलो। ये तुम्हारा बच्चा है? बहुत प्यारा है। तुम दोनों आज भी एक साथ खुश हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, जिंदगी का हर सुख है मेरे पास। लेकिन तू कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? बता मुझे। कुछ नहीं यार, शादी ना करने की जिद की वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरी लड़ाई हो गई थी। घर छोड़ने के बाद एहसास हुआ माँ बाप के बिना जीवन नहीं चलता है, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। अब वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी वजह से मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। घर का किराया भी देना है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। कंचन, एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम हमारे साथ चलो। श्रवण और गीतिका कंचन को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जाकर गीतिका सबसे पहले कंचन को पेट भरकर खाना खिलाती है। फिर उससे बोलती है, देखो कंचन, तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, वो भी सिर्फ इसलिए जो तुमको वहम था कि शादी बर्बादी होती है। किसी चीज से नफरत करना तब अच्छा होता है जब हमें उस चीज से बुरा परिणाम मिला हो, लेकिन बिना किसी चीज को किए हुए उसका रिजल्ट निकालकर उससे नफरत करना, ये बहुत गलत है। मैंने और श्रवण ने, हर किसी ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो समझी ही नहीं। कंचन, मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियाँ अकेली खुद के दम पर खड़ी होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शादी करने के बाद उनका जीवन साथी उनसे सब कुछ छीन ले। तुम अपने अकॉर्डिंग भी तो अपना जीवन चला सकती हो। जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ो। मेरे और गीतिका की तरफ देखो, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से हम दोनों नाखुश लगते हैं? क्या तुम्हें गीतिका घरेलू हिंसा का शिकार दिखती है? हम एक हैप्पी फैमिली हैं और हमारी फैमिली में सिर्फ प्यार ही प्यार है, बाकी सब चीजों के लिए तो जगह ही नहीं है। गीतिका और श्रवण के समझाने पर कंचन को बात समझ में आती है, जिसके बाद दोनों मिलकर कंचन के घर का किराया चुकाते हैं और फिर समझा बुझाकर गीतिका और श्रवण कंचन को उसके घर वापस भेज देते हैं, जहाँ कंचन को देखकर उसकी माँ रोते हुए बोलती है, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोगों के ताने सहते थे, इसीलिए हमने तुझे शादी करने के लिए बोला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू घर छोड़कर चली जाए। कम से कम हमसे बात तो करती बेटा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप सब मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे थे, लेकिन आज सारे जमाने के ठोकरे खाने के बाद मुझे पता चल गया, जीवन में किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पति हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप रो मत। कंचन की बात सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। वहीं श्रवण और गीतिका भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठते हैं। थोड़े वक्त बाद कंचन की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवा दी जाती है और शादी के बाद कंचन एक नई जिंदगी जीती है और उसे समझ आ जाता है कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है।